Good morning, students. In the last lecture, we have discussed regarding the three different types of crystalline solid, that is, molecular solid, metallic solid, and ionic solid. In the today's lecture, we are going to discuss the fourth and the last type of crystalline solid, and which is known as covalent or network solids. Okay. Now, in the covalent solids or in the network solids, the constituent particles are non-metal atoms. They are non-metal atoms like carbon, sulfur, phosphorus, arsenic, silicon, oxygen, nitrogen, boron. Okay. So the constituent particles in the covalent solid or network solid, they are atoms and non-metal atoms. Okay. Now, as there are atoms and as the name suggests that it is covalent solid, the force of attraction, the interparticle force of attraction, or the force of attraction between the particles, constituent particle, it's a covalent bond. It's a covalent bond. तो देखो कोवलेंट सॉलिड चौथा टाइप हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड का, जिसका नाम है कोवलेंट सॉलिड या फिर उसको नेटवर्क सॉलिड बोला जाता है. ओके, तो इस नेटवर्क सॉलिड में या फिर कोवलेंट सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल एटम होते हैं, जैसे कि कार्बन है, सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरॉन. ये जो नॉन मेटल हैं ये नॉन मेटल के एटम्स होते हैं. इवन हैलोजन फैमिली भी नॉन मेटल एटम, जैसे कि हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि नॉन मेटल के एटम जो है उनको 4, 3, 2, 1 इतने इलेक्ट्रॉन लगते हैं उनका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए या फिर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए. और ज़्यादातर नॉन मेटल एटम्स क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं. और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो भी बॉन्ड बनता है, जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है, वो कौन सा होता है, वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक एटम दूसरे एटम के साथ शेयर करता है. तो ये कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट सॉलिड के बीच में प्रेजेंट होता है. ओके, अभी कोवलेंट बॉन्ड है और ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे होते हैं, थ्रू आउट द क्रिस्टल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. मतलब पूरे के पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, जितना भी बड़ा क्रिस्टल होगा उस पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं. अभी थ्रू आउट द क्रिस्टल कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से इनको हम जायंट मॉलिक्यूल भी बोलते हैं. बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, राक्षस जैसा मॉलिक्यूल, ओके, जायंट मॉलिक्यूल बोलते हैं, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल. सो इट इज कॉल्ड एज जायंट मॉलिक्यूल एज द बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग इज प्रेजेंट थ्रू आउट द crystal and infinite number of atoms they are bonded together to form a crystal. Okay, to form a crystal structure. और इसी crystal structure को हम giant molecule भी बोलते हैं. Okay, covalent bonds कैसे होते हैं, covalent bonds strong होते हैं. The covalent bonds are strong and they are directional. कैसे होते हैं, एक तो strong होते हैं और directional होते हैं, and hence atoms held very strongly at their position. तो जो भी कोई पोजीशन होगी एटम की, उस पोजीशन पे क्या होते हैं, एटम वेरी स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं. और इसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, कोवलेंट सॉलिड्स आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल है. okay, वापस वही चीज़ है जैसे कि आयनिक सॉलिड में हमने बात की थी कि हार्ड एंड ब्रिटल. कोवलेंट सॉलिड भी क्या है, हार्ड और ब्रिटल है. ओके, कोवलेंट सॉलिड हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. दे हैव वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज there is strong intermolecular attraction between them.
ओके, इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होते हैं। लेकिन कोवलेंट सॉलिड क्या होते हैं, दे गेट डीकम्पोज्ड बिफोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। ओके, बिफोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, मेल्ट होने से पहले या फिर बॉईल होने से पहले ये क्या होते हैं, डीकम्पोज होते हैं। डीकम्पोज होते हैं मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। ओके, और डीकम्पोज होने की वजह से वो जल जाते हैं। ओके, जल जाते हैं, सिंपली अगर सिंपली बोलते हैं तो वो जल जाते हैं, वो मेल्ट होने से पहले ही क्या होते हैं, जल जाते हैं। दे आर इंसुलेटर्स, covalent solids are insulators. So there is covalent bond and there is a sharing of electron. That's why there is no free electron for the movement of electricity, and which causes the covalent solids are insulators. They are insulators. So what are the examples of the covalent solids? The example for covalent solids are diamond, then silicon carbide, quartz SiO2, boron nitride Bn. These are the examples of covalent solid or network solids. These are the examples of giant molecules. Okay, so they have very high melting point and boiling point, very strong intermolecular attraction, very hard, brittle, and non-conductor or insulators. They are what? Insulators. So out of these example we are going to discuss one of the example which is known as diamond, which is known as diamond. So diamond consists carbon atoms. What it consists? It consists carbon atoms. Okay, and it has a network structure. It has a network structure, and in that network structure, each carbon atom is bonded with four other carbon by single bond. So एक कार्बन जो होता है वो क्या होता है, चार अदर कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। तो डायमंड में क्या चीज़ है कि डायमंड में हर एक कार्बन एटम और चार कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है। तो ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है, इसका मतलब है कि इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, कि हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो क्या होगा, sp3 होगा। सो in case of diamond the hybridization of carbon atom is sp3, and that's why each carbon is joined or connected with four other carbon atom by means of single bond. Now it has sp3 hybridization. It means that carbon has a tetrahedral geometry. So what it suggests that this particular carbon atom is present at the center of regular tetrahedron, and all four other carbon atoms, they are present at the corner of the tetrahedron. And in this diamond, each carbon atom is connected to four different carbon atoms. So we can draw the structure like this. हम ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं जिसमें क्या हो रहा है कि हर एक कार्बन एटम और अलग चार कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। फिर इसके साथ ये
ये 4 और हर कार्बन क्या हो रहा है और 4 कार्बन के साथ कनेक्टेड है। देखो 1 2 3 4 ये 1 2 3 4 हर कार्बन आइटम 4 नए कार्बन आइटम के साथ कनेक्टेड है। तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर और ये जो अरेंजमेंट होती है ये इसमें बहुत सारे एटम्स okay so the large number of atoms take part in the bonding to form a giant molecule or a network structure now in this case carbon has hybridization sp3 जिस केस में डायमंड में कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है और जो बॉन्ड लेंथ होती है तो बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस है ये जो डिस्टेंस है कार्बन कार्बन के बीच का ये होता है 154 पिकोमीटर। कार्बन कार्बन दो कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 154 होता है। ओके नाउ as all electrons carbon has 4 valence electron and all these 4 electrons are used for 4 single bonds। तो 4 सिंगल बॉन्ड बनाने में 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए यूज हुए शेयर किए गए। So in case of diamond carbon does not consist any free electron and hence it is poor conductor of electricity। कौन पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कौन पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके तो डायमंड एक जायंट मॉलिक्यूल है एक नेटवर्क सॉलिड है कोवलेंट सॉलिड भी बोल सकते हैं इसको जिसमें क्या होता है कार्बन एटम्स होते हैं और एक कार्बन एटम हर एक कार्बन एटम sp3 हाइब्रिड होता है हर कार्बन एटम 4 दूसरे कार्बन से कनेक्टेड होता है और कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है कोवलेंट बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 154 pm होती है और चारों के चारों फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ किए गए हैं बॉन्डिंग में। इसकी वजह से उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है और फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से डायमंड क्या है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं जो कि एक एक्सेप्शन है। देखो द सेकेंड एग्जांपल इज नथिंग बट एन एक्सेप्शन फॉर नेटवर्क सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड के केस में एक एक्सेप्शन मिल रहा है हमें और वो एग्जांपल क्या है ग्राफाइट। एग्जांपल इज ग्राफाइट। नाउ ग्राफाइट आल्सो कंसिस्ट कार्बन एटम्स। Constituent particle of graphite is nothing but a carbon atoms. Okay, and these carbon atoms are connected by covalent bonds, but it is a good conductor of electricity, and it is a soft solid. कैसा है ये soft solid, इट इज सॉफ्ट सॉलिड। तो ये सॉफ्ट क्यों है और गुड कंडक्टर कैसे बनता है ये देखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। सो स्ट्रक्चर में क्या बता रहे हैं हम लोग स्ट्रक्चर में हम बता रहे हैं कि ग्राफाइट का जो स्ट्रक्चर है
Okay, graphite has layer structure. So consider this is layer A and this is layer B. It is a layer structure, and in that layer structure each carbon atom is connected to three other carbon atom. Each carbon atom is connected to three other carbon atom by the means of single bond. By the means of single bond, and it forms a hexagonal rings. लेयर में, एक लेयर में क्या बनते हैं, हेक्सागोनल रिंग्स बनते हैं. तो प्लेनार स्ट्रक्चर है, और प्लेनार स्ट्रक्चर में कितने सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, 3 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं. तो एक कार्बन एटम 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो इसका मतलब है कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा. sp2 होगा. नाउ in the case of graphite, each carbon has an unpaired electron which is present between the two layers. ये जो दो लेयर की हम बात कर रहे हैं, दो लेयर के बीच में हर एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन होता है. So what we can say that this layer there is a formation of a pi bond. There is a formation of pi bond between the two layers. Between the two layers. Okay. Now layer structure है, और लेयर स्ट्रक्चर में कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कितनी होती है, देखो 141.5 pm होती है. 141.5 पिकोमीटर इतनी कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ होती है. और डिस्टेंस बिटवीन लेयर ए एंड लेयर बी, दो लेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 340 पिकोमीटर. So it is a large separation. Now due to presence of the layer structure and due to the there is large separation gap between the two layers, the graphite is soft. Okay, and there is a pi bond between these two. Okay, or we can say the weak van der Waals attraction between the two layer, and that's why this layer can slide over one another. तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर ऐसा स्लाइड करती है. तो फॉर एग्जांपल समझो कि नीचे का पेपर जो है वो एक लेयर है, और जो मेरा हैंड है वो एक लेयर है. तो ये क्या करेंगी, इनके बीच में जो गैप है उसकी वजह से एक दूसरे के ऊपर ये ऐसे स्लाइड करती है. ओके, और स्लाइड करती है, और उस स्लाइड करने की वजह से ही इसको क्या बोला जाता है, सॉलिड लुब्रिकेंट बोला जाता है, या फिर ये यूज किया जाता है एज अ लुब्रिकेंट. ओके, एज अ लुब्रिकेंट wherever we require a lubricant or a machine working at very high temperature. जो मशीन वेरी हाई टेम्परेचर को वर्क करती है उस मशीन के लिए ये लुब्रिकेंट करके यूज किया जाता है. नाउ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ these unpaired unshared electrons, okay, due to presence of unpaired unshared electron between these two layers, and these electrons are free to move from one carbon to another, and that's why graphite is good conductor, or it is good conductor. And good conductivity is due to the presence of free electron between two layers, which causes the conductivity, electrical conductance. Okay, so this is what graphite. What we can say that in case of graphite, okay, hybridization of carbon is sp2. Okay,
layer structure, free electrons, and hence good conductor, conductor, good conductor of electricity, good conductor of electricity. So this is regarding the graphite, and as two layers has a gap, okay, and they can slide over one another, and that's why it is soft. Okay, this is a molecule, or this is a solid which is formed due to carbon atom. Okay, another one we have learned about the diamond. What is hybridization? Hybridization is sp3. Okay, network structure. Okay, bad conductor, सॉरी बॉन्ड लग गया, मैंने बॉन्ड लिख दिया है, बैड कंडक्टर, और क्या बोल सकते हैं, वेरी हार्ड। वेरी हार्ड मतलब इतना हार्ड होता है कि मेटल को काटता है, ओके, मेटल को भी काटता है। तो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नेटवर्क स्ट्रक्चर है, वेरी हार्ड होता है, दैट्स वाई यूज्ड इन द कटिंग टूल्स। ये क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन एटम्स, लेयर स्ट्रक्चर, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से गुड कंडक्टर, सॉफ्ट होता है, और इसकी वजह से ग्राफाइट इज यूज्ड टू मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, एंड ग्राफाइट इज आल्सो यूज्ड एज अ lubricant for the machines which are working at very high temperature, okay, because covalent solid है और उसका melting point बहुत ही ज़्यादा होगा, और उसकी वजह से उसको क्या करते हैं हम लोग लुब्रिकेंट करके यूज़ करते हैं जिधर भी मशीन्स जो है वेरी हाई टेम्परेचर को वर्क करते हैं उनके केस में, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग व्हाट सॉलिड एंड इट्स टाइप्स। तो देखो एक ओवरव्यू करते हैं, क्या क्या सीखा है अब तक, और बाद में हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो हमने क्या क्या लर्न किया, हमने सॉलिड स्टार्ट किया था, ओके, और जिसमें क्या बोलते हैं हम कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है, ओके, पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड मतलब टचिंग टू ईच अदर, ऐसा दिखाते हैं हम लोग सॉलिड के केस में, दे आर टचिंग टू ईच अदर, ठीक है ना। और ये सॉलिड हमने दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए थे, एक था एमोर्फस और दूसरा था क्रिस्टलाइन, ओके। तो इसके भी प्रॉपर्टी स्टडी किए, इसके भी प्रॉपर्टी स्टडी किए, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस को हमने उधर ही छोड़ दिया। उसके बाद हम एमोर्फस के बारे में बात ही नहीं करेंगे, आगे नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे। द एमोर्फस सॉलिड्स आर नॉट डिस्कस्ड for more, okay. Crystalline solid we are going to discuss in the little completely, okay. So we have divided this crystalline solid into 4 different categories. First को हमने molecular बोला था, then ionic, metallic और covalent, बराबर है। मॉलिक्यूलर सॉलिड के और 3 कैटेगरी स्टडी किए हैं, जिसमें नॉन पोलार, उसके बाद में पोलार और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ओके। आयोनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड। इसमें क्या होता है कि इन
कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलता हूँ मैं इधर, पार्टिकल्स, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। और फोर्स जो होता है, इधर फोर्स की बात करेंगे, फोर्स जो होते हैं वो डिस्पर्शन फोर्स हो सकता है, वो इधर बात करेंगे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में डिस्पर्शन फोर्स होता है, इसमें डाइपोलर इंटरेक्शन होती है। जस्ट मिनट, पेन लिख रहे हैं, चेंज करता हूँ। ये तो पोलर के केस में, सॉरी नॉन पोलर के केस में क्या होता है, डिस्पर्शन फोर्स होता है। पोलर के केस में क्या होता है कि डाइपोलर इंटरेक्शन होती है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, अभी आयोनिक सॉलिड की हम जब बात करते हैं, कॉन्स्टेंट पार्टिकल क्या होते हैं, आयन्स होते हैं। और फोर्स कौन सा होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है। बराबर है। कांस्टेंट पार्टिकल इन केस ऑफ मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं, मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो बॉन्ड होता है या फिर फोर्स जो होता है वो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। वैसे कोवलेंट सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो एटम्स होते हैं। सो कांस्टेंट पार्टिकल इन केस ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स दे आर एटम्स। Okay, and the intermolecular force of attraction is covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड। तो इधर तक हमने स्टडी जो है वो कंप्लीट किया है। Now we will start a new point, okay, from this chapter. To study the crystalline solid, to study the crystal in detail, okay, we have to learn certain concepts. So first we will start with crystal लैटिस, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही स्पेस लैटिस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, स्पेस लैटिस बोला जाता है। तो क्या है क्रिस्टल लैटिस, क्या है स्पेस लैटिस? ओके, तो क्रिस्टल लैटिस स्पेस लैटिस क्या है, देखो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एटम्स हो सकते हैं या फिर आयन्स हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, और हमने क्या बताया कि दिस एटम्स, आयन्स एंड मॉलिक्यूल्स दे आर अरेंज्ड, डेफिनेशन में बोल रहे हैं हम लोग, अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न फॉर लॉन्ग रेंज। बराबर है, लॉन्ग रेंज बोल रहे। तो ये लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसको स्टडी करना मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस की स्टडी कर रहे हैं। देखो कैसे बताओ, कंसिडर करो कि ये पार्टिकल्स हैं जो हमने क्या किए हैं, ये एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं। बराबर है। तो ये पार्टिकल्स, ये क्या है, ये जो मैं सर्कल बना रहा हूँ, सो दिस इंडिविजुअल सर्कल रिप्रेजेंट्स एन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट of constituent particle for
is called crystal lattice or space lattice. इसको क्या बोला जाता है? क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस. सो 3-dimensional arrangement of, ऐसा लिखता हूँ मैं, 3-dimensional arrangement of infinite constant particle is called as space lattice या फिर क्रिस्टल लैटिस, जिसमें हम बहुत सारे पार्टिकल अरेंज कर रहे हैं. देखो अभी इसके पीछे और अरेंज कर सकते हैं या फिर इसके साइड में अरेंज कर सकते हो. ओके, इसके और एक बना सकते हैं लोग इधर. तो ये जो भी कुछ अरेंजमेंट है इसको क्या बोला जाता है? क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस बोला जाता है. और फॉर द convenient purpose what we do, we join these points, okay, by the means of straight lines. ये हम क्या करते हैं? स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करते हैं. ठीक है. तो ये भी जो भी कुछ स्ट्रक्चर बनेगा ज्वाइन करने के बाद इसको बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस. एंड द इंडिविजुअल पॉइंट, द पोजीशन occupied by constituent particle in space lattice or crystal lattice is called lattice point or site. Lattice point or lattice site. So this particular position where the molecule, atom or ion is present in the crystal lattice is called as lattice point or lattice site, and all these lattice points are connected by straight line. Okay, straight line. Okay, so this is regarding the crystal lattice and lattice point. Hope you have understood the crystal lattice and lattice point, or space lattice and lattice point, lattice site. Okay, so further more discussion we will discuss in the next lecture. Thank you.